तो ईरान के हमले में अमेजन को भारी नुकसान। यूएई में अमेजन क्लाउड ऑफिस को नुकसान पहुंचा। यूएई अमेजन का डेटा सेंटर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो लगातार हमलों की तस्वीरें सामने आ रही। कतर, यूएई, सऊदी, बहरीन, गल्फ के मुस्लिम देशों पर लगातार ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने गल्फ के 8 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। और अभी जानकारी है यूएई अमेजन का डेटा सेंटर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इजराइल अमेरिका के हमलों में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई सहित कई वरिष्ठ मंत्री और सैन्य कमांडर हमले में मारे जा चुके हैं। हमले के बाद ईरान ने इजराइल सहित गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया। ईरान ने गल्फ के कई देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल, ड्रोन दागे हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई से लगभग पूरा मिडल ईस्ट जंग की जद में आ चुका है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात सहित गल्फ के कई देशों ने ईरान द्वारा किए जा रहे हमले पर जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। इस बीच ईरान ने कहा कि मिडल ईस्ट में पड़ोसी देशों पर नहीं, वहां मौजूद अमेरिकी आर्मी ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने बताया कि ईरान अमेरिकी धरती तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए हमारे पास अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी ठिकाने पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहरीन में नौसेना अड्डे के पास हमला हुआ है। नौसेना अड्डे के पास ईरान का यह हमला, आपको बता दें नौसेना अड्डे के पास धुएं का ऊंचा उठता हुआ गुबार भी वहां से नजर आया है। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां पर ऊंचा उठता हुआ गुबार नजर आ रहा है। लगातार वॉर जोन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब नौसेना के अड्डे के पास हमला हुआ है बहरीन में और वहां से तस्वीरें सामने देखिए, आप यहां पर देख पाएंगे ऊंचा उठता हुआ ये धुएं का गुबार। आप अंदाजा लगा लेंगे नौसेना अड्डे के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर धुएं का गुबार देखा गया है। बहरीन की तस्वीरें जहां पर नौसेना अड्डे को यहां निशाना बनाया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से नौसेना अड्डे के पास ईरान का हमला, नौसेना अड्डे के पास धुएं का गुबार नजर आया है। और ये तस्वीरें लगातार आप देखिए, ये बहरीन की तस्वीर है जहां पर नौसेना अड्डे के पास हमला किया है। ईरान ने यह अटैक किया है। ईरान ने इजराइल समेत 9 देशों के जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है वहां पर इससे पहले हमला किया था और अब आप देखिए नौसेना अड्डे के पास भी यह अटैक किया गया है। दूसरी तरफ जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, 3 देश सीधा सीधा अमेरिका के साथ खड़े हैं और इस वक्त किस तरीके के हालात हो चुके हैं। कर्नल गोपाल सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि इसका हम बदला लेंगे, दूसरी तरफ नेटो की सेना की हम बात कर ले, यूरोपीय यूनियन के देशों की हम बात कर ले, सब अमेरिका के साथ आ चुके हैं। सर, ये वॉर सिचुएशन किस तरफ जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से युद्ध अभी चल रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि ईरान की अयतुल्ला खोमेनी के साथ साथ में तकरीबन 41 से 42 उनके पॉलिटिकल लीडर और मिलिट्री लीडर को मारा गया है। और वहाँ की स्थिति इस प्रकार से है कि वो चाहते हैं कि लास्ट मैन लास्ट राउंड तक वो लड़ाई लड़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि इस वजह से उन्होंने अमेरिका के जितने अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में 8-9 कंट्रीज के अंदर उन्होंने हर एक जगह पर उनके पर हमला किया है। तो अभी इस स्थिति में फ्रांस, ब्रिटेन और नाटो कंट्रीज भी इजराइल के साथ में खड़े हुए हैं। अभी तक साफ जाहिर नहीं हुआ है कि चीन, रशिया, जापान क्या वो ईरान के साथ में खड़े होंगे, किस प्रकार से मदद करेंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा तो आगे। लेकिन इतना जरूर है कि नाटो कंट्रीज सीधा सीधा इस हमले की निंदा कर रहे हैं, ईरान के हमले की निंदा कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? सिर्फ एक कूटनीतिक बयानबाजी के तौर पर आप देख पा रहे हैं या सीधे ये सैन्य कार्रवाई में भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, भारत तो अपने स्टैंड पर है। अपने जितने बार भी उन्होंने कल की सीसीएस की मीटिंग में भी डिसीजन लिया है कि हमारे जितने बार भी सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट में हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से अच्छा तरीके से सुरक्षा से निकाला जाए। रही बात आतंक के खिलाफ, भारत हमेशा खड़ा रहा है, आतंक के खिलाफ रहा है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के बात करते आए हैं पिछले 10-11 साल के अंदर। और आतंक का कोई ठिकाना नहीं है, आतंक के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। अभी आगे क्या स्टैंड लेगी सरकार, ये तो आगे आने वाले समय में ही देखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आतंक के खिलाफ पहले था, है और रहेगा।
अच्छा, मल्लिका पांडे भी हमारे साथ में विदेश मामलों की जानकार है। मल्लिका पांडे मल्लिका पांडे, ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें यूरोपियन कंट्रीज साथ में आ चुकी हैं, गल्फ कंट्रीज कह रही है कि हम भी हमला करेंगे, तो क्या ये मानकर चले कि कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ये स्थिति स्पष्ट होगी कि ईरान अकेला खड़ा होगा? बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं इसमें। जो एक रॉन्ग मूव मैं समझती हूँ ईरान ने किया है, वो ये किया था कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी वो कभी भी इजराइल के प्रो नहीं थी। उन्होंने हमेशा से ही, आप देखिए, अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है। उन्होंने हमेशा से ये बोला कि हम, हमारा एयर स्पेस, चाहे हम यूएस के क्लोज हैं, बट हम अब इस वॉर में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। हम ईरान इजराइल के बीच में आना ही नहीं चाहते हैं। तो आपने बीच में पहले स्टेटमेंट्स देखे होंगे कि यूएई ने मना किया, सऊदी अरेबिया ने मना किया, ओमान ने मना किया, सब ने अपनी एयर बेसेस यूज करने से मना कर दिया था। बट अब इस हमले की वजह से क्या हुआ है, जो ईरान ने गल्फ स्टेट्स में ये हमला कर दिया है कि मजबूरन अब उनको इजराइल के साथ जाना पड़ रहा है, अब उनको यूएस का सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये एक रॉन्ग मूव था मुझे लगता है ईरान की तरफ से। शायद वो सिर्फ इजराइल तक, पिछली बार जो 12 दिन की वॉर हुई थी, तो देखिए वो 12 दिन में जल्दी हो गई, मतलब सब शांत हो गया था क्योंकि उन्होंने सिविलियन टारगेट्स नहीं किए थे गल्फ कंट्रीज में। बट ये अब इस बार क्या कर रहे हैं, सिविल टारगेट्स भी काफी हुए हैं, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं पोर्ट्स में। इनफैक्ट अभी न्यूज में मैं पढ़ रही थी तो अमेरिकन सोल्जर्स भी थोड़े मारे गए हैं। 2-3 अमेरिकन सोल्जर्स की भी पुष्टि आई है कि उन पर हमला हुआ है, ये डिब्री गिर के। तो ये सब जो हम देख रहे हैं कि एक रॉन्ग मूव ईरान बार बार कर रहा है, जो पहले उसका स्टांस था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने कि जब तक हम पर अटैक नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे पलटवार। एक रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। तो ये सब वाले स्टांसेस जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वो बार बार हवाला दे रहा था कि आर्टिकल 2 इन्होंने मैम एक बार उल्लंघन आपको किया अभी है। यहाँ पर रोकना पड़ रहा है मुझे, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को इस वक्त बता दें जो हाल ही में जानकारी सामने आ रही है। दरअसल फ्रांस के एयरक्राफ्ट को लेकर एक जानकारी मिल रही है। यहाँ पर फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर डायवर्ट किया गया है, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना किया गया, पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ रवाना किया गया। फ्रांस ने मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा है, नॉर्थ अटलांटिक बाल्टिक सागर से हटा दिया है। फिलहाल ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, नॉर्थ अटलांटिक और बाल्टिक सागर से इसे हटा दिया गया है। ये फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे डायवर्ट कर दिया गया है और इसे रवाना किया गया है। दरअसल पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ इसे रवाना कर दिया गया है। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल साहब, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए अगले 72 घंटे आपको क्या लगता है कितने निर्णायक साबित हो सकते हैं सर? देखिए, जिस प्रकार से ईरान इन यानी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के देशों पर हमला कर रहा है और ख़ास तौर से दुबई और अबू धाबी और कतर में और बहरीन में ज़्यादातर अमेरिका के जो वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस सेंटर्स हैं उनको भी ये अभी किया है। पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के ऊपर और दूसरा अमेजोन के ऑफिस के ऊपर भी उन्होंने यानी बॉम्ब दागे हैं, मिसाइल दागी हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका को वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे ये नुकसान पहुंचाएगा या जैसे जैसे अपनी मिसाइल यानी मारता जाएगा, यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन को भी बताते हैं उसके ऊपर भी मिसाइल अटैक हुआ है और वो ईरान क्लेम कर रहा है कि 560 या 600 से ज़्यादा अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं। लेकिन कहाँ तक सत्य है ये कहना मुश्किल है क्योंकि बाकी खबरों में नहीं नजर आ रहा, लेकिन ईरान की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है। आगे आने वाले समय में जब नाटो कंट्रीज भी ईरान के साथ में होंगी, क्योंकि सारे पूरा विश्व आतंकवाद से बिल्कुल खिलाफ रहा है और इस वक्त तो बहुत ही, क्योंकि ईरान एक वो देश है जो जिसने पिछले 40 साल से हुती को और ये हिजबुल्लाह को और सबको यानी टेररिस्ट को तैयार कराना, पनाह देना, उनको सब तरह की सपोर्ट करना और इजराइल के खिलाफ उनको लड़ाना और बाकी देशों में भी इन्होंने कार्रवाई की है। तो उससे पूरा विश्व जो है परेशान है। रही बात ये अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि ईरान ने सबसे बड़ा एक गलती की है कि वो मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर, जो कि उसके ईरान के साथ में नहीं थे, सिर्फ उन्होंने अपने बेसिस दिए थे अमेरिका को।
बेसिस के ऊपर ही सिर्फ करना चाहिए था, मिलिट्री बेसिस या मिलिट्री बिल्कुल, इंस्टॉलेशन के सिविलियंस ऊपर ही को करना नुकसान चाहिए नहीं था हमला। पहुंचाना चाहिए था। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कहीं पर 5 स्टार होटल पर अटैक कर दिया जा रहा है, लोगों की जान जा रही है, कहीं पर हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर अटैक किया जा रहा है। मैम एक बात बताइए, क्योंकि पिछली बार जैसे कि हमने देखा जब वॉर हुई तो 12 दिन ये वॉर चली, लेकिन अब ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 हफ्ते यानी कि आराम से 1 महीना ये वॉर चलेगी। क्या वाकई 1 महीना या उससे ज्यादा ये वॉर चलेगी, या दूसरी तरफ ईरान सरेंडर कर सकता है आगे? क्योंकि ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से बातचीत की कोशिश है, हो सकता है कि हम बातचीत करें, तो क्या लगता है? देखिए, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि मैं थर्सडे को जेडी वैंस का एक पढ़ रही थी। उनके इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि हम कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम डिप्लोमेटिकली सब कुछ सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स के बाद ओमान में जो हुई, तो थोड़ा सा लगने लग गया था कि चीज़ें पीसफुल हो जाएंगी। न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए ईरान बहुत हद तक मान भी गया था, बट ये सरप्राइज था जिस हिसाब से ये बिल्डअप हुआ और जिस हिसाब से अचानक यूएस और इजराइल ने अटैक कर दिया। देखिए, हम चाहे उस रिजीम को माने ना माने, हम चाहे उस रिजीम के साथ अग्री करें डिसएग्री करें, बट ये यूएन चार्टर लॉ के खिलाफ था जो भी ये अटैक था। यूएन चार्टर लॉ में साफ साफ लिखा है कि आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑथराइजेशन चाहिए तभी आप अटैक करेंगे। बट अब ट्रम्प की मनमानी हो चुकी है। आप देखिए, वेनेजुला में ट्रम्प जिससे डिसएग्री करते हैं उसके ऊपर बॉम्ब गिरा देते हैं, उसके ऊपर उनके हेड ऑफ स्टेट को उठवा देते हैं। तो अभी ट्रम्प ऑलमोस्ट ये चीज हो गई उनकी माई वे या हाईवे। तो इस चीज में क्या है कि अभी बहुत मुश्किल है ये प्रिडिक्ट करना। लाइक आई सेड, नेक्स्ट 72 आवर्स में ही थोड़ी सिचुएशन क्लियर आएगी। ईरान 1 महीने तक कितना सस्टेन कर पाएगा। इनफैक्ट हम उस वीडियो में देखते हैं कि खामिनी, आपने कुछ टाइम पहले आपके चैनल में भी दिखाया गया था, जिसमें खामिनी चल रहे हैं, उसके पीछे से उनका पूरा एक ड्रोन का फ्लीट है। तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और इससे तो लेस है ईरान, बट एयरफोर्स और नेवल फ्लीट उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके पास जो एयरफोर्स की फ्लीट है वो 40 साल पुराने जहाज हैं जो अमेरिका छोड़ के गया था, जब अमेरिका और ईरान की काफ़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। तो उसके पास एक बहुत पावरफुल नेवल और एयरफोर्स फ्लीट नहीं है, बल्कि मैं इजराइल आपके और पास में अमेरिका के वापस पास लौट रही बहुत हूँ, है। जी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।